नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए हम लोग जूनियर असिस्टेंट के मॉक टेस्ट कर रहे थे, ठीक? ये दूसरा मॉक टेस्ट है और दूसरे मॉक टेस्ट का ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन्स हम लोगों ने कर लिए थे। इसी के आगे शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 में देखो, कह रहा है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? ये पूछ रहा है। 1935 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट चूँकि ये जो एक्ट है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण था और भारत का संविधान का प्रमुख स्रोत है ये। मैक्सिमम पार्ट इसी से लिया गया है। अब यहाँ पर आओ ज़रा, 1935 का जो अधिनियम है, उसे कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये जो अधिनियम है 1935 1935 का अधिनियम है। सवाल यहाँ से कई सारे बनते हैं क्योंकि ये जो अधिनियम है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण था और अगर आपसे पूछे इस अधिनियम में टोटल कितनी धाराएँ थीं? आप बताओगे 321 321 और इसमें टोटल अनुसूचियाँ कितनी थीं? अनुसूची आप बताओगे टोटल 10 थीं। ये एक ऐसा अधिनियम था जिसमें 3 सूचियों का भी वर्णन मिलता है। ये 3 सूचियाँ कौन हैं? जो आप लोग आज पढ़ते हो, भारत के संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगर हम 1935 के अधिनियम की बात करें, तो जो ये 3 सूचियाँ हैं, ये जो 3 सूचियाँ हैं, क्या मुझे बता सकते हो इन सूचियों में कितने-कितने विषय थे? सबसे पहली सूची में विषय बता दो। पहली सूची है संघ सूची या हम कहें संघीय सूची और इसमें टोटल विषय कितने थे? उस समय इसमें थे 59 विषय। जो दूसरी सूची है वो थी राज्य सूची और 1935 एक्ट के आधार पर इसमें कितने विषय थे? टोटल 54 विषय, ठीक? और जो तीसरी सूची थी वो है समवर्ती। समवर्ती सूची। मैं भारत के संविधान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 1935 के अधिनियम की बात कर रहा हूँ। 1935 के अधिनियम में समवर्ती सूची में टोटल विषय थे 36। ये विषय आपसे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, इसलिए याद रखना। चलो, अब यहाँ से मैं 2 बातें आपसे और पूछता हूँ। 1937 में इस अधिनियम के आधार पर क्या घटना घटी थी? 1937 में इसमें एक संघीय न्यायालय की स्थापना करने की बात की गई थी और इसी वजह से इसी अधिनियम के अंतर्गत 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना करी जाती है। संघीय न्यायालय आपसे पूछा जाए, ये कब बना था? 1937 में और किस अधिनियम के अंतर्गत बना था? 1935 के अधिनियम के अंतर्गत, अर्थात संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है? अब एक बात और समझो, इस अधिनियम के अंतर्गत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया अर्थात जुदा कर दिया गया। बर्मा को भारत से अलग किया गया था, अलग किया गया, ठीक है? अच्छा, ये तो दूसरा पॉइंट हो गया और भी बहुत सारी इसमें बातें कही गई थीं। इसमें ये भी बात कही गई कि भारत की जो 10% फ़ीसदी आबादी है या जनसंख्या है और 10% क्यों? क्योंकि 10% पढ़ी-लिखी थी। 10% के आस-पास ही पढ़ी-लिखी थी यानी जो एलीट क्लास थे उन्हीं को मत देने का अधिकार दिया गया था। मत देने का अधिकार दिया गया, ठीक है? तो ये कुछ बातें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं 1935 1935 के एक्ट के आधार पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो 52 इसमें कह रहा है कि कथन और कारण दिए हैं और आपसे सवाल पूछा है कि बताइए भाई, कौन से कथन, कौन से कारण सही हैं और कौन-सा कारण है जो कथन की व्याख्या करता है सही तरीके से। सबसे पहले कथन को पढ़ो, भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ध्यान दो, मंत्रिपरिषद हमेशा उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति, निम्न सदन के प्रति, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, कथन गलत है। कारण में क्या कह रहा है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्र होते हैं। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। तो ए गलत है और आर सही है, कथन गलत है, जबकि कारण सही है। इसी में एक अनुच्छेद है जो याद रखना, मंत्रिपरिषद से संबंधित है। ये अनुच्छेद कौन-सा है? अनुच्छेद है 1 सॉरी जस्ट वेट ये आर्टिकल है जिसे हम कहते हैं अनुच्छेद 75 75 का 3 ये 75 का 3 क्या कहता है? ये 75 का 3 कहता है कि जो संघीय मंत्रिपरिषद है, गौर करना, संघीय मंत्रिपरिषद, ये संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति संयुक्त रूप से उत्तरदायी होती है। तो संसद में 2 सदन हैं, आप सबको पता होगा। इसका जो निम्न सदन है और ये निम्न सदन किसे कहा जाता है? ये कहते हैं लोक्स को, लोस यानी कि लोकसभा को। तो ये संघीय मंत्रिपरिषद ये संयुक्त रूप से निम्न सदन के प्रति जिम्मेदार होती है अर्थात उत्तरदायी होती है।
ठीक है? उत्तरदायी होती है संयुक्त रूप से। क्लियर है बात? तो आप ये मत कहिए कि संघीय मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, कथन गलत हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर कुछ अनुच्छेद लिखता हूँ, ठीक है? आप अपने दिमाग में बल डालिए और इनका टाइटल खोजने का प्रयास करो। क्या आपको ये टाइटल्स याद हैं? ये महत्वपूर्ण है, बार-बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 74 इसमें क्या दिया गया है? अनुच्छेद 75 इसमें क्या वर्णित है? 76 इसमें क्या दिया गया है? 79 अनुच्छेद यहाँ पर क्या है? 80 अनुच्छेद इसमें क्या है? और 81 आर्टिकल इसमें क्या है? सबसे पहले 74 में आओ। इसमें साफ-साफ कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अर्थात मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को सलाह देना, ये बात कही गई है आर्टिकल नंबर 74 में। अर्थात मंत्रिपरिषद सलाह दे सकती है किसे? ये दे सकती है राष्ट्रपति को, ठीक है? 74 याद रखिएगा, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, इसका वर्णन है। 75 में क्या है? मंत्रियों के बारे में उपबंध दिया हुआ है। मंत्रियों के बारे में मंत्रियों के बारे में उपबंध, इनका वर्णन किया गया है। 76 में अगर हम पूछें आपसे, तो ये याद रखना बहुत, बहुत, बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार रिपीट हुआ है वन डे एग्ज़ाम्स में 76 ये है भारत का महान्यायवादी, जिसे कहते हैं भारत का वकील। भारत का महान्यायवादी, ठीक है? अच्छा 79 में आ जाओ, इसमें क्या है? 76 70 9 में क्या है? इसमें है संसद का गठन, संसद का गठन। अच्छा 80 और 81 में क्या है? ये ऊपर है, तो ऊपर होता है राज्यसभा, ठीक? और नीचे है निम्न लोकसभा, जिसे निम्न सदन कहते हैं, तो 80 ऊपर आएगा। इसमें हो जाएगा राज्यसभा, अर्थात राज्यसभा की संरचना। ये कहाँ पर है? ये है 80 में और 81 में क्या है? 81 में है लोस यानी लोकसभा की संरचना, ठीक है? तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो आपको एज़ इट इज़ याद ही करने पड़ेंगे और अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आयोग बदल चुका है यूपी ट्रिपल एससी, कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ पर अब आ जाओ 53 में। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? ये तो अपकेंद्री बल होता है। ये सिंपल सा सवाल था साइंस से। अच्छा यहाँ पर आओ, क्वेश्चन नंबर 54 में। इसमें क्या है कणीय तत्व क्या है? कणीय तत्व का मतलब होता है, इसे कहा जाता है पार्टिकुलेटेड मैटर, पार्टिकुलेट मैटर, ठीक? पार्टिकुलेट मैटर यानी कि ये आपको पता होगा पीएम पार्टिकल्स इन्हें कहा जाता है। ये वास्तव में वायु प्रदूषक होते हैं। छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो वायु में मौजूद होते हैं, जो कि फेफड़े पर नुकसान करते हैं यानी फेफड़े पर सीधा प्रभाव डालते हैं। तो ये एक तरह से वायु प्रदूषक हैं। 55 में आ जाओ। इसमें क्या कह रहा है? 2 भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांतिक क्षेत्र ये क्या कहलाता है? इसे कहा जाता है इकोटोन। इकोटोन। कुछ शब्द हैं जो एज़ इट इज़ आप याद रखो। ये 3 शब्द मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? एक शब्द मैंने लिखा बायोम। ये बायोम क्या है? दूसरा शब्द संक्रमिका। संक्रमिका क्या है? संक्रमिका का मतलब इकोटोन। हिंदी में कहते हैं इसको संक्रमिका और मैंने तीसरा शब्द लिखा कीस्टोन प्रजातियाँ। कीस्टोन प्रजाति। ये कीस्टोन प्रजातियाँ क्या हैं? किसे कहते हैं कीस्टोन प्रजातियाँ? ये 3 क्वेश्चंस आप एकदम से याद रखो, तीनों की तीनों परिभाषाएँ कई बार रिपीट हो चुकी हैं। सबसे पहले बायोम। बायोम किसे कहते हैं? याद रखिएगा। दरअसल पृथ्वी पर जो पेड़-पौधे, जीव-जंतु हैं, तो पेड़-पौधे, जीव-जंतुओं सहित जितने भी पारिस्थितिक तंत्र हैं, उसे बायोम कहा जाता है। अर्थात पृथ्वी पर पेड़-पौधे ले लो और साथ ही साथ जीव-जंतु ले लो। पृथ्वी पर पेड़-पौधे, जीव-जंतु सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र क्या कहलाते हैं? कहलाते हैं बायोम, ठीक है? अब एक शब्द और था इकोटोन। इकोटोन का मतलब होता है 2 या अधिक विविध समुदायों के मध्य का जो संक्रमण क्षेत्र होता है, उसे कहा जाता है इकोटोन। जैसे एक पारिस्थितिक तंत्र ये है, एक समुदाय ये है, इसका जो संक्रमण क्षेत्र है, ये संक्रमण क्षेत्र, ये इकोटोन कहलाएगा। और तीसरा है कीस्टोन प्रजातियाँ। तीसरा शब्द मैंने लिखा था कीस्टोन प्रजाति। ये प्रजाति क्या होता है? ये पर्यावरण से संबंधित टर्मिनोलॉजीज़ हैं, याद रखिएगा। कीस्टोन प्रजाति क्या है? दरअसल ये ऐसी प्रजातियाँ होती हैं जो किसी भी समुदाय में अपना प्रभाव दर्शाती हैं।
उस प्रजाति को कहते हैं की स्टोन प्रजातियाँ, ठीक है? डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ो ज़रा, 56 में आ जाओ। सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। एक तरफ वेद दिए हैं, जैसे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। दूसरी तरफ इनसे संबंधित कुछ तथ्य दिए हैं कि कौन-सा वेद है जो संगीतमय स्रोत पर आधारित है, कौन है जो कर्मकांड पर आधारित है, वशीकरण, तंत्र मंत्र, जादू, टोना टोटका, इन पर कौन आधारित है, साथ ही साथ स्रोत और प्रार्थनाओं पर कौन आधारित है। तो ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाएँ हैं। ए का हो जाएगा चौथा, याद रखिएगा। यजुर्वेद में क्या है? इसमें स्रोत और कर्मकांड है, तो बी का हो जाएगा दूसरा। सामवेद दरअसल नाम से ही पता चल रहा होगा, बड़ा सामवेद है, यानी संगीतमय है ये, तो इसका एक हो जाएगा। संगीतमय स्रोत इसमें हैं। और अथर्ववेद क्या है? इसमें तंत्र, मंत्र, वशीकरण ये सारी बातें। तो खैर, इस तरह से आप इसको मैच करा सकते हो, ठीक है? 57 में आओ। कह रहा है भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? सवाल सिंपल है। अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा इसे कहा जाता है मैकाले का स्मरण पत्र 1835, शिक्षा वुड डिस्पैच 1854 या हंटर शिक्षा आयोग 1882 या हार्टोग समिति 1929। आंसर होगा शिक्षा वुड डिस्पैच। ये वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? ये संबंधित है शिक्षा से। वुड डिस्पैच के द्वारा 1854 में सॉरी वुड डिस्पैच ये जारी किया गया था एक शख्स के द्वारा जिनका नाम था चार्ल्स वुड। याद रखो इनका नाम, चार्ल्स वुड। तो चार्ल्स वुड के द्वारा जो कि 1854 में जारी किया गया था, ये शिक्षा से संबंधित है और इसे कहा जाता है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। याद रखिएगा पूछा गया है, बी पार्ट। 58 में आओ, 58 इसमें क्या कह रहा है? वर्ष 1846 में बनी अंतरिम सरकार, आपको पता होगा आज़ादी से पहले 1946 में अंतरिम सरकार बनाई गई थी। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन-सा विभाग था? एक बात समझो, याद करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, इसको अनर्गल मत लेना। जैसे ये लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक? ऐसे इस प्रकार से आप याद करते हो, जैसे ये लिखा है मैंने लिखा बलदेव, बलदेव सिंह, इनके पास कौन-सा विभाग था? तो याद करने के लिए एक सिंपल सी बात है, जैसे इनका नाम लिखा है बलदेव, तो जिसके पास बल होगा, वो हमारी रक्षा करेगा। तो इनके पास था रक्षा विभाग, ठीक? अब जैसे आपने जवाहरलाल जी का नाम सुना होगा, जवाहरलाल नेहरू, इनके पास उस समय कौन-सा डिपार्टमेंट था? तो इनके पास थे विदेशी मामले। ऐसा माना जाता है कि चाचा नेहरू गुलाब का फूल लेके ब्रिटेन निकल जाया करते थे, है ना? तो ये विदेश ज़्यादा घूमा करते थे, तो इनके पास विदेशी मामले थे। ये ऐसा है नहीं, मैं केवल और केवल याद करने के लिए आपको सिम्बॉलिक रूप से बता रहा हूँ, ठीक है? और राष्ट्रमंडल इनके पास थी, जैसे ये लिखा है राजेंद्र प्रसाद। अब इसमें एक शब्द आप अपनी तरफ से जोड़ो, थोड़ा-सा याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ। राजेंद्र एक लड़का है, जो जिसको प्रसाद मिला भंडारे में और वो प्रसाद खा गया, अर्थात खा गया का मतलब खाद्य, अर्थात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन-सा विभाग था? खाद्य। खाद्य और कृषि मामले, है ना? तो इस प्रकार से बहुत सारे नाम हैं, तो ऐसे कुछ न कुछ की पॉइंट्स लगा के आपको याद करने पड़ेंगे। खैर, जब हम पॉलिटी आपको डिस्कस कराएँगे, वहाँ पर ये सारे के सारे इनके और डिपार्टमेंट्स याद कराएँगे। तो 58 का सही उत्तर हो जाएगा खाद्य और कृषि। 59 देखो, 59 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन-सी पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर साहब की नहीं है? यानी अंबेडकर साहब ने कौन-सी नहीं लिखी है? थॉट्स ऑन पाकिस्तान ये है इनकी। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये भी इन्हीं की है। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशंस ये भी इनकी है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया इनकी नहीं है। तो सवाल ये उठा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया है किसकी? दरअसल ये बुक है आर के लक्ष्मण की, आर के लक्ष्मण, ठीक? याद रखो इनको। ये 59 हो गए, अब आ जाओ 60 में। इसमें क्या कह रहा है? सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। एक तरफ मंदिर दिए हैं और एक तरफ राज्य दिए हैं। कह रहा है कि विद्या शंकर मंदिर, ये कहाँ पर है? फिर आगे कह रहा है कि राज रानी मंदिर ये कहाँ पर है? कंदरिया महादेव मंदिर ये कहाँ है? भीमेश्वर मंदिर ये कहाँ पर है? अच्छा, इस सवाल को मैं करने से पहले थोड़ा-सा मैं आपको लिए चलता हूँ पिछले सवाल में। ये कुछ बुक्स लिखी हैं, कुछ बुक्स और हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। जैसे यहाँ पर देखो, मैं कुछ बुक्स लिख रहा हूँ और आप दिमाग लगाना क्या आपको उनके राइटर्स पता हैं? जैसे मैंने एक किताब का नाम लिखा अमृत और विष। इस किताब के राइटर कौन है? ये प्रीवियस ईयर्स में पूछी गई है। मुझे बताओ चिदंबरा। इसके राइटर कौन है? मुझे बताओ देवदास।
इसके राइटर कौन है? फिर मुझे बता दो गीत गोविंद, इसके राइटर कौन है? मैं और लिखता हूँ, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन, इंडियाज़ पार्टीशन। मुझे बताओ इस बुक के राइटर कौन है? अमृत और विष, सबसे पहले इसके बताओ। इसके हैं अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर। चिदम्बरा, इसके कौन है? इसके हैं सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत। देवदास के कौन है? देवदास के हैं शरत चंद्र चटर्जी। ठीक। गीत गोविंद के कौन है? इसके हैं जयदेव। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, इसके हैं राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया, याद रखिएगा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन में, मंदिर वाले क्वेश्चन में, जो मैंने अभी आपको छुड़वाया था। विद्याशंकर, जस्ट मिनट, हाँ, विद्याशंकर मंदिर ये कहाँ पर है? ये आपका पड़ेगा कर्नाटक में। राजरानी मंदिर ये कहाँ पर है? ये आपका आंध्र प्रदेश में तो नहीं है, ये उड़ीसा में है। कंदरिया महादेव सबको पता होगा, मध्य प्रदेश में है। भीमेश्वर कहाँ पर है? बताओ भाई। भीमेश्वर पड़ता है ये आंध्र प्रदेश में। ठीक, ये पहला हो जाएगा। तो अब आप मैच करा लेना। कुछ विदेशों में मंदिर हैं। मैं मंदिरों के नाम लिखता हूँ और आप दिमाग लगाना ये किस देश में है। जैसे मैंने लिखा अंकोर वाट, अंकोर वाट का मंदिर। बताओ ये कहाँ पर है? एक और मैं लिख रहा हूँ, ये जस्ट वेट, मैंने लिखा प्रमपनन मंदिर। ये कहाँ पर है? पशुपतिनाथ तो सबको पता होगा, नरेंद्र मोदी जी जाया करते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर, ठीक है? एक मैं और लिख रहा हूँ, मैंने लिखा प्रेआह विहार मंदिर। ये कहाँ पर है? किस देश में है? चलो बताओ। ये लिखा मैंने कटास राज मंदिर। अब इसके अवशेष बचे हैं। एक और मुझे बताओ, मैंने लिखा मुल्तान, मुल्तान का आदित्य सूर्य मंदिर। अब इसके अवशेष बचे हैं। आदित्य सूर्य मंदिर, ये कहाँ पर है? किस देश में है? एक और मुझे बता दो। मैंने लिखा मुन्नेश्वरम, मुन्नेश्वरम मंदिर, ये कहाँ पर है? तो सबसे पहले अंकोर वाट में आ जाओ, ये कंबोडिया में है। ठीक। अब आ जाओ प्रेमबन, ये कहाँ पर है? ये पड़ेगा आपका जावा में, इंडोनेशिया में। पशुपतिनाथ ये सबको पता होगा, नेपाल में है। प्रेआह ये कहाँ पर है? ये है कंबोडिया, कंबोडिया में। और कटास राज मंदिर और मुल्तान का आदित्य सूर्य मंदिर ये केवल और केवल अवशेष बचे यहाँ पे पाकिस्तान में है। ठीक है, पूछा जा सकता है। और मुन्नेश्वरम मंदिर ये कहाँ पर है? ये है श्रीलंका, श्रीलंका। चलिए, वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। ये आप लोग मैच करा लेना। 61 में आओ, 61 कह रहा है कि पेट्रोलियम निर्यातक देश, इसे कहा जाता है ओपीईसी। ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, यानी कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। क्या मुझे बता सकते हो इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1960, 1960 में। स्थान बताओ? बगदाद, बगदाद में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक। और जिस समय इसको स्थापित किया गया था तो संस्थापक कुछ देश थे। उन देशों के मुझे नाम बताओ, जैसे ईरान, इराक, और इसके अलावा आपने वेनेजुएला का नाम सुना होगा, जो दक्षिण अमेरिका में है, वेनेजुएला। इसके अलावा कुवैत, कुवैत, सऊदी अरब, सऊदी अरब, ये सारे के सारे हैं जिन्होंने मिलके 1960 में बगदाद में इसको इस्टेब्लिश किया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है वियना में। ठीक है, ऑस्ट्रिया। चलिए, अब आ जाओ 62 में, 62 में। कह रहा है वाणिज्यिक बैंकों को अपने ग्राहकों को ऋण प्रदान करने से पहले सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों पर सोने के रूप में बनाए रखने के लिए आवश्यक राशि का अनुपात क्या होता है? इसे कहा जाता है एसएलआर। एसएलआर क्या है? इसे कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर, एसएलआर। अच्छा, ये जो एसएलआर है,
ये दरअसल एक ऐसी दर होती है, एक ऐसी रेट होती है, जिसके अनुसार बैंकों को कैश अपने पास रखना पड़ता है। अच्छा ये जो बैंकें प्रतिभूतियाँ रख सकती हैं, वो नकदी के रूप में भी रख सकती हैं, स्वर्ण भंडार के भी रूप में रख सकती हैं, सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में भी रख सकती हैं। तो बी पार्ट आपका सही हो जाएगा। ये इकोनॉमी से सवाल है, ठीक है? बैंकिंग व्यवस्था से। ये दिया है यूरोपीय कंपनियाँ। यूरोपीय शक्तियों को भारत में जब ये आई थीं, जैसे डच आए, डेनिश आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, फ्रेंच आए, तो जब ये भारत में आए थे, उस समय आपसे पूछा गया है कि इनका प्रवेश का समय क्या था? यानी उसे क्रम में सजाइए, कौन सबसे पहले आया, कौन उसके बाद आया। तो इसका जो प्रवेश का जो एक क्रम है, वो है सबसे पहले पुर्तगाली आए, इसके बाद फिर डचों का नंबर आता है, डच के बाद फिर अंग्रेज आए और अंग्रेज के बाद फिर फ्रांसीसी आए। फ्रांसीसी। अब ये आप मैच करा लेना, ठीक है? हालाँकि आपको अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी हो, तो मॉडर्न हिस्ट्री आपके लिए क्लासेस शुरू कर दी गई हैं, वाईटी में ही, तो आप उनको पढ़ सकते हो और पीडीएफ के लिए आपको हमारे एप्लीकेशन में ही आना पड़ेगा, ठीक है? वहीं आपको इसकी पीडीएफ भी दी जाएँगी। तो ख़ैर, यहाँ पर जो कंपनियाँ आई थीं, कंपनियों के आने का जो क्रम था और उनका जो कार्यकाल था, कब से कब तक का इतिहास कंपनियों के बारे में आप पढ़ते हो, इसके बारे में थोड़ा देख लो। जैसे जब आप पुर्तगाली पढ़ते हो, तो पुर्तगालियों के बारे में आप पढ़ते हो 1498 से लेकर 1961 तक। वहीं डच के बारे में जब आप भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हो, तो 1605 से लेकर 1759 तक पढ़ते हो। इसके अलावा जब आप अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ते हो, तो 1608 से लेकर 1947 तक पढ़ते हो, 1947। और वहीं जब आप फ्रांसीसी के बारे में पढ़ते हो, फ्रांसीसी के बारे में, तो आमतौर पर 1767 से लेकर 1953 1953 तक पढ़ते हो। ठीक? ये है इनका इतिहास काम करने का टाइम ड्यूरेशन। 63 64 में आओ। काटकर जलाने वाली कृषि, जिसे आमतौर पर झूम कृषि कहा जाता है, ये कहाँ पर होती है? झूमिंग कृषि मैंने लास्ट टर्म में भी आपको बताया था। झूम कृषि का मतलब है झूम-झूम के कृषि करना, यानी कि एक स्थान पर आपने कृषि करी, ये आदिवासी लोग करते हैं। यहाँ पे जो वृक्ष थे, पेड़-पौधे थे, उनको जला दिया, उसकी राख को मिट्टी में मिला दिया और फिर यहाँ पर कृषि की। अब ये लोग खाद वगैरह का तो इस्तेमाल करते नहीं हैं, तो भूमि की उर्वरता धीरे-धीरे कम होगी। ऐसी स्थिति में जब इसकी उर्वरता कम होगी, तो ये स्थान छोड़ के किसी दूसरे स्थान पर जाएँगे, फिर वही प्रोसेस करेंगे। वृक्षों को काटेंगे, जलाएँगे, इसी वजह से इसको एक और नाम दिया जाता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो ये कहाँ पर है? ये उत्तर-पूर्वी राज्यों में प्रचलित है। ठीक? आमतौर पर झूम कृषि वहाँ होती है, जो उष्णकटिबंधीय वन प्रदेश होते हैं। उष्णकटिबंधीय जो वन प्रदेश होते हैं, याद रखिएगा। तो ख़ैर 64 अब आ जाओ 65 में। इसमें क्या कह रहा है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के संबंध में सही कथन की पहचान करो। हिंदी भाषा के लिए गगन गिल को उनके कविता संग्रह मैं जब तक बाहर आई के लिए दिया गया है। बिल्कुल ठीक है। अंग्रेज़ी भाषा के लिए ईस्टर्न किरे को उनके उपन्यास स्पिरिट नाइट्स के लिए मिला है, ये भी ठीक है। ये पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में जो शामिल 22 भाषाएँ हैं, इसके अतिरिक्त अंग्रेज़ी, राजस्थानी सहित टोटल 24 भाषाओं में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, सही है। चलो मैं 2 क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, यहाँ पर आओ। सबसे पहला क्वेश्चन मुझे बताओ मिस यूनिवर्स मिस यूनिवर्स 2024 बताओ, ये किसे मिला है खिताब? फिर मुझे बताओ मिस इंटरनेशनल 2024 का खिताब किसे मिला है? ये मिला है विक्टोरिया कज़ेल को। विक्टोरिया कज़ेल। और ये जो मिस इंटरनेशनल 2024 है, ये मिला है हुइन हुइन थी थुई, बड़े गज़ब के नाम हैं इनके। हुइन थी थुई, जो भी हो। तो इनको ये पुरस्कार मिले। ये सारे के सारे सही हो जाएँगे सी पार्ट। अब आ जाओ 66 में, क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में हाल ही में चर्चा में रहा धनौरी वेटलैंड, ये किस प्रदेश में है? ये जो वेटलैंड है, ये नज़दीक है जेवर एयरपोर्ट के। जेवर एयरपोर्ट के नज़दीक है, ठीक? और ये है कहाँ पे? ये है गौतम बुद्धा नगर में। आम तौर पर इसका जो विस्तार है, विस्तार बताया गया है 112.89 हेक्टेयर, 112.89 हेक्टेयर इसका विस्तार है।
मैं यहाँ से आपसे 2 प्रश्न पूछता हूँ और आई होप आपको ये दोनों प्रश्न पता होंगे। उत्तर प्रदेश में देश का पहला बायोपॉलिमर प्लांट बनाया गया है। मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था। क्या मुझे बता सकते हो आप बायोपॉलिमर बायोपॉलिमर प्लांट ये कहाँ बनाया गया है उत्तर प्रदेश में? ये कुंभी में बनाया गया है, कुंभी। और ये कहाँ पर है? ये खीरी में, यानी अपना अपने पास खीरी कहाँ पर है? लखीमपुर, लखीमपुर खीरी, ठीक है? वहाँ के कुंभी में। अच्छा, एक सवाल मैं और आपसे पूछता हूँ। सवाल मेरा ये है कि एक योजना सरकार चला रही है, उत्तर प्रदेश सरकार, जिसे कहा जाता है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, ठीक है? ये जो योजना है, क्या बता सकते हो इसके अंतर्गत अभी तक 51,000 रुपए मिलते थे, अब कितना मिलने लगा है? 1 लाख रुपए। यानी ये तो फ़ायदे का सौदा है, अगर आप अविवाहित हैं, तो एक बार ट्राई करिए इसकी तरफ, है ना? 1 लाख रुपए का सवाल है। तो चलिए, अच्छा एक बात और है, ये तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की बात हो गई। विधवा पुनर्विवाह के अंतर्गत उनके विवाह के लिए, उनकी पुत्रियों के विवाह के लिए भी सरकार 1 लाख रुपए मुहैया कराती है। ये भी बात याद रखना। तो ख़ैर वापस आओ अपने क्वेश्चन में, 66 हो गया। अब आ जाओ 67 में। मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत सही कथन को पहचानिए। इसका उद्देश्य उन सूक्ष्म उद्यमियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है जो दुर्घटनाओं या अप्रत्याशित घटनाओं का सामना करते हैं। फिर समझो, सवाल में पूछा है कि मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत सही कथन बताइए। इसका उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म उद्यमियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, जो दुर्घटनाओं या अप्रत्याशित घटनाओं का सामना करते हैं। बिल्कुल ठीक है। दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर परिवार को 5 लाख रुपए दिए जाएँगे। हाँ, ये भी ठीक है। और क्या कह रहा है? 18 से 60 वर्ष की आयु के सूक्ष्म उद्यमी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। और इसकी खास बात ये है कि ऐसे उद्यमी लाभार्थी होंगे जो जीएसटी विभाग के द्वारा संचालित एक योजना है, जिसे कहते हैं व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना। उसका अगर लाभ नहीं ले रहा है कोई व्यक्ति, तभी इस योजना का लाभार्थी होगा वो। ठीक है? तो 1, 2, 3 ये 3 के तीनों सही हैं। यानी कि नन ऑफ दीज़ इसका सही उत्तर हो जाएगा, चूँकि 1, 2, 3 यहाँ कोई विकल्प ही नहीं है। है ना? चलिए 68 में चलो। कह रहा है अवध के नवाब शुजाउद्दौला के संबंध में सही कथन बताओ। इसने 1773 में वॉरेन हेस्टिंग के साथ बनारस की संधि कर ली थी। हाँ, बिल्कुल ठीक है। पानीपत के द्वितीय युद्ध में इसने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। देखो, थोड़ी-सी गलती कर दी। ये द्वितीय नहीं है, ये तृतीय है। अगर यहाँ तृतीय लिखा होता तो ये वाक्य सही होता। अब ये वाक्य गलत हो गया। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से ये लड़ा था? नहीं, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था। ठीक है? पानीपत के तृतीय युद्ध में इसने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था और मीर कासिम शाह आलम द्वितीय के साथ इसने बक्सर का युद्ध लड़ा था, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ था। अच्छा, एक बात इसकी और याद रखना शुजाउद्दौला की, क्या है? 1773 1773 में वॉरेन हेस्टिंग के साथ इसने बनारस की संधि करी थी। बनारस की इसने संधि की थी। तो ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक? 68 का सही उत्तर हो जाएगा केवल और केवल 1। ये दोनों गलत हैं। 69 में आ जाओ। क्या है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना के संबंध में सही कथन को पहचानिए। उद्यमी मित्र योजना। इस योजना के संबंध में सही ये योजना आपसे यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा ही पूछी गई है सी एग्जाम में। शायद वो मंडी सचिव का एग्जाम था। तो इस तरह की योजनाएँ भी आपसे पूछी जाएँगी उत्तर प्रदेश स्पेशल में। ठीक है? देखो, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना के संबंध में सही कथन। इस योजना के तहत उद्यमी मित्रों को लगभग 70,000 रुपए दिए जाते हैं। क्या ये सही है? हाँ, 70,000 रुपए दिए जाते हैं और वो भी मासिक, मंथली। इस योजना में अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो आप सुनिश्चित करिए कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हो, अर्थात आप परास्नातक पास हों। ठीक? इस योजना के माध्यम से राज्य में निवेश करने वाले घरेलू और विदेशी निवेशकों की मदद के लिए उद्यमी मित्रों की नियुक्ति की जाती है। ये भी सही है, 3 के तीनों सही हैं। अच्छा, ये जो पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होगी ना, ये 60% अंकों से आपने पास करी हो, तभी इस योजना के का लाभ ले सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। और एक खास बात, ये जो उद्यमी मित्र हैं, इनका काम क्या होता है? दरअसल इनका काम होता है निवेश परियोजना स्थल का निरीक्षण करना और साथ ही साथ निवेश प्रक्रिया में निवेशकों को अवगत कराना। तो ये 2 काम हैं, आपसे दोनों काम पूछे जा सकते हैं स्टेटमेंट बना के, याद रखो।
उद्यमी मित्र के कार्य, मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ। निवेश परियोजना, निवेश परियोजना, स्थल का निरीक्षण करना, स्थल का निरीक्षण करना। और दूसरा क्या है? ये है निवेश प्रक्रिया में, निवेश प्रक्रिया में निवेशकों को अवगत कराना, निवेशकों को अवगत कराना। ठीक है? चलिए 69 का 1, 2, 3 यहाँ तो सभी सही है ना? 70 में आ जाओ, 70 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए, चुन लो भाई। प्रयागराज ने स्वतंत्रता के बाद भारत के सबसे अधिक प्रधानमंत्री जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी को और वीपी सिंह को जन्म दिया है। बिल्कुल सही है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र रह चुके हैं। हाँ, ठीक है। संगम के बहुत करीब वर्तमान में झूंसी जो क्षेत्र है, वहाँ चंद्रवंशीय राजा पुरुरवा का राज्य हुआ करता था। हाँ, ये 3 के तीनों कथन आपके सही हैं, उपर्युक्त सभी। ठीक, अब आ जाओ 71 में। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक तरफ सूची दी है और हवाई अड्डे दिए हैं, जैसे अयोध्या में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नहीं, ये गलत है। अयोध्या में वाल्मीकि है, लखनऊ में चौधरी चरण सिंह है, जेवर में है नोएडा, ठीक है? और वाराणसी में है लाल बहादुर शास्त्री। तो इस प्रकार से आप मैच करोगे। तो इनमें से कह रहा है सुमेलित नहीं है। कौन-सा सुमेलित नहीं है? 1 मिनट, कौन-सा सुमेलित नहीं है? तो ये सारे के सारे सुमेलित नहीं हैं। यहाँ उपर्युक्त सभी होना चाहिए ऑप्शन में। उपर्युक्त सभी, या अगर यहाँ पर हम कह दें सुमेलित है, तो फिर ननाप्तीज हो जाएगा, ठीक है? यहाँ शायद नहीं, ये गलत टाइप हो गया है। नेक्स्ट देखो 72, वर्तमान में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं बबीता सिंह और अपर्णा यादव और चारू चौधरी, ये दोनों हैं उपाध्यक्ष। ठीक, तो 1 और 2 मेनका गांधी नहीं है, 1 और 2 सही होगा, ए पार्ट। 73 में आओ। कह रहा है एक तरफ शैक्षणिक संस्थान दिए हैं और एक तरफ स्थापना वर्ष दिए है। कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए। आईआईएम लखनऊ, इसको इस्टैब्लिश किया गया था 1984 में। लखनऊ विश्वविद्यालय को 1920 में इस्टैब्लिश किया गया था। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में इस्टैब्लिश हुआ था। बीएचयू 1916 में इस्टैब्लिश हुआ था। सारे के सारे कथन सही हैं। ठीक है? सभी सही हैं। अच्छा, एक मैं विश्वविद्यालय लिख रहा हूँ। मुझे बताना ये कहाँ पर है? मैंने लिखा तीर्थंकर। ये सवाल आपसे पूछा गया है यूपी ट्रिपल के द्वारा, इसलिए आप याद रखोगे। तीर्थंकर महावीर, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय। बताओ भाई, ये कहाँ पर है? इसका मुझे ऑप्शन कमेंट बॉक्स में दो। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है ये? चलो, अब आ जाओ, हम आपको लिए चलते हैं 74 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और बताओ सही कथन कौन है? उदंत मार्तंड के संपादक पंडित युगल किशोर शुक्ला कानपुर से थे। क्या ये सही है? आगे कह रहा है बनारस अखबार के संपादक गोविंद रघुनाथ दत्ते थे। ये दोनों तो सही है। आगे बढ़ो। बुद्धि प्रकाश के संपादक थे शिव नारायण। ये गलत हो जाएगा। बुद्धि प्रकाश के थे सदा सुखलाल, सदा सुखलाल। और सर्वहितकारक के संपादक कौन थे? ये गलत है। ये थे शिव नारायण, शिव नारायण। ठीक है? तो 3 और 4 गलत हैं, केवल 1 और 2 सही है। 75 में आ जाओ। क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के किस जिले की पुलिस लाइन को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन आईएसओ 9001 प्रमाण पत्र दिया गया है? ये सोनभद्र की पुलिस है। सोनभद्र। चलो, मैं 2 सवाल आपसे पूछता हूँ और करंट के ही हैं। रिवीजन करो ज़रा, याद करो क्या आपको पता है? मैंने लिखा प्रदेश का पहला स्किन बैंक, स्किन बैंक ये कहाँ पर है? बताओ। और दूसरा सवाल, कृषि सखी स्कीम ये किस प्रदेश ने शुरू करी है? तो ये करी है उत्तर प्रदेश ने, और पहला स्किन बैंक ये हैलट में है, कानपुर। ठीक है? यहाँ तक समझ पाए आप लोग? चलिए, अब हम चलते हैं 76 में, 76 में। अमेरिका में भारत के पहले राजदूत रहे आसफ अली। इनका जन्म बताओ उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? ये बिजनौर में ही हुआ था, बिजनौर। कुछ मैं और महापुरुषों के नाम लिख रहा हूँ, मुझे बताना इनके जन्म कहाँ हुए थे? जैसे
मैंने लिखा राम मनोहर लोहिया, ठीक है? मुझे इनका जन्म बताओ, कहाँ हुआ? फिर मैं दूसरा लिख रहा हूँ राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, मुझे बताओ इनका जन्म कहाँ हुआ? ये सारे के सारे मैं लिख रहा हूँ, गौर करना और मुझे सारे के सारे बताओ अपने दिमाग में प्रेशर डालो और याद करो इनके जन्म कहाँ-कहाँ हुए हैं, क्या आपको याद है? एक मैंने नाम लिखा विजय सिंह पथिक, मुझे बताओ इनका जन्म कहाँ हुआ, किस जनपद में? फिर मुझे बताओ पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन, ये किस जिले से संबंधित हैं? 1 मिनट इनका नाम मैं भूल रहा हूँ। ये शाहजहाँपुर से ये भी संबंधित हैं। देखो नाम अशफाक उल्लाह खां, अशफाक उल्लाह खां, ये कहाँ इनका जन्म हुआ? और आसफ अली, ठीक? इनका बताइए लोकेशन। तो राम मनोहर लोहिया ये अकबरपुर से हैं, अकबरपुर से। राम प्रसाद बिस्मिल ये शाहजहाँपुर से हैं, शाहजहाँपुर। विजय सिंह पथिक ये कहाँ से हैं? ये हैं बुलंदशहर से। और पुरुषोत्तम दास टंडन कहाँ से हैं? ये प्रयागराज से हैं। चलो बताओ अ, अशफाक उल्लाह खां ये भी शाहजहाँपुर से हैं, शाहजहाँपुर और आसफ अली ये बिजनौर से हैं, ठीक है? पूछे जा सकते हैं आपसे मैच कराने के लिए, एक तरफ महापुरुष दे देगा और दूसरी तरफ उनके जन्म स्थान दे देता है और नीचे कूट बना देगा, इस प्रकार से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो अब यूपी ट्रिपल एससी आयोग, यूपी ट्रिपल एससी उस तरह का नहीं रहा है, जिस तरह का आप लोग सोचते थे। तो जितनी भी पढ़ाई करनी है, थोड़ा दिमाग लगा के और ट्रेंड को समझते हुए पढ़ो। जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जितने प्रीवियस ईयर्स हो चुके हैं, उसी सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स को उठा के और उसी के आस-पास के क्वेश्चंस ढूँढने का प्रयास करो। वीपीओ में मैंने यही किया था। दिसंबर से लेकर जितने भी आप लोगों ने मेरे पास पेपर्स भेजे थे, वो सारे के सारे कलेक्ट करके और उसी के आस-पास मैंने मॉक टेस्ट सेट किए थे और उसी में आपको कई सारे क्वेश्चंस फँस भी गए थे, है ना? तो कुल मिला के इसके ट्रेंड को समझो, कैसे पूछ रहा है। बस आप भी मैक्सिमम गेन करोगे किसी भी परीक्षा में। 77 देखो, उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत निर्धारित किए गए उद्देश्यों में सही कथन की पहचान करो। प्रदेश में अगले 5 सालों के लिए 5,000 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश के लक्ष्य को प्राप्त करना इसका लक्ष्य है। बिल्कुल सही है। आगे क्या कह रहा है? प्रदेश में दुग्ध प्रसंस्करण के स्तर को वर्तमान 10% से बढ़ा के 25% तक ले जाना ये लक्ष्य है। ये भी सही है। प्रदेश में दुग्ध प्रसंस्करण की स्थापित क्षमता को मार्केटेबल सरप्लस के 44% से बढ़ा के 65%, 60 नहीं, 65% तक करना, ये तीसरा गलत हो गया। 1 और 2 डी पार्ट। 78 देखो, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सही कथन बताइए। उत्तर प्रदेश में जनशक्ति नियोजन प्रभाग की स्थापना 1975 में हुई थी क्या? नहीं, 1971 में हुई थी। सांख्यिकी और आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो की स्थापना 1935 में हुई थी क्या? नहीं, 1931 में हुई थी। और सांख्यिकी पत्रिका उत्तर प्रदेश के योजना विभाग का अर्थशास्त्र और सांख्यिकी प्रभाग द्वारा जारी किया जाता है। तीसरा सही है और बाकी ये दोनों गलत हैं। 1975 के स्थान पर 1971 में हुई है और सांख्यिकी आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो की स्थापना 1931 में हुई है। ठीक है? 79 में आ जाओ। क्या कह रहा है? कह रहा है उत्तर प्रदेश का वह संस्थान जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन में भारत सरकार को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। ये कौन है? यह है यूपी आरआरडीए। इसको कहा जाता है उत्तर प्रदेश रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी। इसका फुल फॉर्म याद रखना, पूछा जाता है। यूपी मतलब हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक? आरआरडीए का मैं लिखे देता हूँ, रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी, डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है? अब आ जाओ 80 में, 80 में। ये जनजातियाँ दी हैं और जनपद दिए हैं। सुमेलित करो सहरिया, सहरिया ललितपुर, ये ठीक है। भुनिया ललितपुर में नहीं है, भुनिया है भैया आपके सोनभद्र में। सोनभद्र, बैगा भी ललितपुर में नहीं है, बैगा भी कहाँ है? ये सोनभद्र में है, यहाँ सोनभद्र में पाई जाती है। इसके अलावा पटारी भी सोनभद्र में पाई जाती है और पहरिया भी सोनभद्र में पाई जाती है। दोनों में अंतर याद रखना, दोनों में कन्फ्यूज़ मत होना। एक सहरिया है और दूसरा पहरिया है। कन्फ्यूज़ हो जाते हो आप लोग, पहरिया
ये सोनभद्र में है, ठीक है? यहाँ पर पाई जाती है जनजाति और सहरिया ये ललितपुर में पाई जाती है। इसको आप ऐसे चाहो तो याद करो दिमाग में प्रेशर डाल के, जैसे ललित, ये लड़का है ललित, ये कहाँ गया कमाने के लिए? शहर, तो सहरिया कहाँ पर होगी? ललितपुर में, ठीक? कुछ इस तरह से आप दिमाग में हिट करने के लिए स्टोरी बना लिया करो। राज्य प्रबंध उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 2011 में, ठीक है? 2011। आगे बढ़ो ज़रा। सुगंध एवं स्वाद विकास केंद्र की स्थापना 1991 में भारत सरकार द्वारा यूएनडीपी यूएन अ, आईडीओ और उत्तर प्रदेश की सहायता से की गई थी। ये किस मंत्रालय के अधीन है? ये है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। 83 में आ जाओ, 83 में, इसमें क्या कह रहा है? मेरी बस मेरी सड़क के संबंध में सही कथन की पहचान करो। यह पहल नगरीय परिवहन निदेशालय ने यूएसएआईडी और सीईईडब्ल्यू के साथ मिलकर शुरू करी है। क्या ये सही है? अच्छा 1 मिनट पहले ऊपर वाले सवाल में आओ। ये जो केंद्र दिया गया है इसकी स्थापना 1991 में हुई थी, है ना? ये मंत्रालय किसके अंतर्गत है? हाँ, ठीक है, सही बताया था मैंने। अ, अब आ जाओ ऊपर 83 में। तो 83 का जो पहला वाला वाक्य है, ये सही हो जाएगा। इसके अलावा दूसरे में आओ। इस पहल के अंतर्गत यूएसआईडी समर्थित क्लीनर एयर एंड बेटर हेल्थ परियोजना के तहत नगरीय परिवहन निदेशालय के मार्गदर्शन में 3 शोध अध्ययन प्रकाशित किए गए हैं। ये भी सही है। तीसरे में आओ तो 2031 तक प्रतिदिन 60 लाख यात्रियों को सेवाएं देने के लिए 12,000 से अधिक नगरीय बसों की आवश्यकता होगी। 3 के तीनों सही है। 84 में आओ। वर्तमान में राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश में इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित कुल कितने लोग हैं? कुल हैं 28। कुल 28 हैं। डी पार्ट सही हो जाएगा। अच्छा एक मैं ब्यूरो लिखता हूँ और इस ब्यूरो का नाम है निर्यात संवर्धन ब्यूरो। निर्यात संवर्धन ब्यूरो, ठीक है? ये मैंने ब्यूरो लिखा। क्या मुझे बता सकते हो इसको कब स्थापित किया गया था? इसकी स्थापना कब की गई थी? 1999 में। और ये जो ब्यूरो है, इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? नेतृत्वकर्ता कौन होते हैं? ये होते हैं निर्यात आयुक्त। निर्यात आयुक्त इसके नेतृत्वकर्ता होते हैं। क्या बता सकते हो इस ब्यूरो का कार्यालय कहाँ पर है? तो इसका कार्यालय है एलकेओ यानी कि लखनऊ, ठीक? डी पार्ट। चलिए, अब आ जाओ 85 में। हाल ही में योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी है पतंजलि। इसने उत्तर प्रदेश के किस जिले की हल्दी खरीदने के लिए 3 एफपीओ के बीच एमओयू सिग्नेचर किया है? ये बहराइच है, बहराइच की। और आगे बढ़ो 86 यहाँ से आपका कंप्यूटर शुरू हो गया। कह रहा है कि अगर आपको आपके विंडोज़ कंप्यूटर को लॉक करने के लिए लॉक करना हो तो कौन-सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करोगे? विंडोज़ एल को, इसका इस्तेमाल करोगे। 87 में आ जाओ। ये दिया है एक तरफ प्रोटोकॉल और एक तरफ पोर्ट नंबर। कंप्यूटर अगर आपको पढ़ना हो तो आप हमारे एप्लीकेशन में जाके वहाँ से कंप्यूटर के बैच को परचेज़ कर सकते हो। ठीक, यूपी जीके को भी अ, वहाँ करवाया गया है तो आप इन दोनों बैचेज़ से जुड़ सकते हो। दोनों बैचेज़ को ही काफ़ी डिटेल में कवर करवाया गया है और कंप्यूटर को जैसे कंप्यूटर पूछा जा रहा है, उसी आधार पर कंप्लीट कराया गया है। तो प्रोटोकॉल और पोर्ट नंबर आपसे पूछा गया है। एचटीटीपी यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका पोर्ट नंबर कितना होता है? इसका पोर्ट नंबर होता है 443। एचटीटीपीएस का सॉरी ये गलत बोल दिया मैंने, माफ़ी चाहूँगा। एचटीटीपी का होता है 80 और एचटीटीपीएस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एस का मतलब है सिक्योर, फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसका जो पोर्ट नंबर है, डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर ये 443 है। एफटीपी का कितना है? एफटीपी का है 20 और 21 यानी यहाँ पर 21 दिया है तो 21 हो जाएगा। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। एसएमटीपी का पूछ रहा है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो इसका हो जाएगा 25 25। अब आप मैच करा लेना, ठीक है? 80 में आ जाओ। कह रहा है अभिकथन और कारण यानी कथन और कारण दिया है। विंडोज़ सिस्टम रिस्टोर सुविधा व्यक्तिगत फ़ाइलों को प्रभावित किए व्यक्तिगत फ़ाइलों को प्रभावित किए बिना ये 2 बार लिख के आए, इसको कट कर दें। ये 2 बार टाइप हो गया है। विंडोज़ सिस्टम रिस्टोर सुविधा व्यक्तिगत फ़ाइलों को प्रभावित किए बिना सिस्टम स्तरीय परिवर्तनों को पूर्ववत कर सकती है। बिल्कुल सही है।
कारण में क्या कह रहा है, यह निश्चित अंतराल पर या महत्वपूर्ण अपडेट से पहले रिस्टोर पॉइंट नामक स्नैपशॉट बनाती है। अच्छा, ये रिस्टोर पॉइंट स्नैपशॉट इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? दरअसल कंप्यूटर की स्थिति को कैप्चर करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ जो अवांछित परिवर्तन होते हैं, उनको पूर्ववत करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? तो पहला तो सही है, कारण भी सही है और ये क्या ये इसका उचित कारण है? क्या ये कारण व्याख्या करता है कथन का? तो दोनों को एक साथ पढ़ोगे अब आप। विंडोज़ सिस्टम रिस्टोर सुविधा व्यक्तिगत फ़ाइलों को प्रभावित किए बिना सिस्टम स्तरीय परिवर्तनों को पूर्ववत कर सकती है। क्यों? क्योंकि यह निश्चित अंतराल पर या महत्वपूर्ण अपडेट से पहले रिस्टोर पॉइंट नामक स्नैपशॉट बनाती है। दोनों सही हैं, अर्थात डी पार्ट इसका सही होगा। ए, आर दोनों सही हैं, कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या भी करता है। 89 में आ जाओ। यहाँ पर मशीन लर्निंग से संबंधित सवाल है। पर्यवेक्षित अधिगम। पर्यवेक्षित मतलब सुपरवाइज़्ड होता है। सुपरवाइज़्ड का मतलब क्या हुआ? लेबल डेटा का इस्तेमाल करेगा। अर्थात यहाँ पढ़ो, लेबल किए गए डेटा के बिना ये हो जाएगा अनसुपरवाइज़्ड, अपर्यवेक्षित। परीक्षण और त्रुटि जिसको मैंने कहा था पेनाल्टी और ट्रायल पर आधारित है। तो पेनाल्टी और ट्रायल पर आधारित कौन है? ये सुदृढ़ीकरण है ना? रीइन्फोर्समेंट। अच्छा, आगे बढ़ो। लेबल किए गए डेटा इनपुट तो लेबल का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? लेबल्ड डेटा का। ये होता है पर्यवेक्षित अधिगम यानी सुपरवाइज़्ड लर्निंग। अब यहाँ पर आओ, लेबल किए गए और लेबल नहीं किए गए डेटा अधिगम से इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? जब हम सेमी सुपरवाइज़्ड लर्निंग पढ़ते हैं, अर्ध पर्यवेक्षित अधिगम पढ़ते हैं। तो ये सारे के सारे मैच हो गए। अब आप ऑप्शन मिला लेना, ठीक है? 90 में आ जाओ। 90 क्या कह रहा है? अभिकथन ए, कारण आर। एचटीएमएल और एचटीटीपी वर्ल्ड वाइड वेब फंक्शनिंग के लिए आवश्यक है। हाँ, ये ठीक है, कथन तो सही लग रहा है। एचटीएमएल और एचटीटीपी ये और लिखा है। वर्ल्ड वाइड वेब फंक्शनिंग के लिए आवश्यक है। हाँ, ठीक है। कारण आर एचटीएमएल वेब दस्तावेज़ संरचना को परिभाषित करता है, जबकि एचटीटीपी सर्वर और क्लाइंट के बीच वेब कंटेंट को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। ये भी सही है। तो ये दोनों कथन और कारण सही हैं, है ना? और इसकी सही व्याख्या कर रहा है, इसको ज़रा एक साथ पढ़ के देखो। एचटीएमएल एचटीटीपी वर्ल्ड वाइड वेब फंक्शनिंग के लिए आवश्यक है। क्यों? क्योंकि एचटीएमएल वेब दस्तावेज़ संरचना को परिभाषित करता है, जबकि एचटीटीपी सर्वर और क्लाइंट के बीच वेब कंटेंट को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। 91 में आओ। इसमें क्या कह रहा है? मल्टीमीडिया में हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? ग्राफ़िक्स, एनिमेशन, संगीत, आवाज़ सारे हो सकते हैं। ए पार्ट सही हो जाएगा। 92 में आओ। कह रहे हैं ईमेल आईडी के संबंध में कौन-सा कथन सही है? ईमेल आईडी केस सेंसिटिव नहीं होता है। हाँ, ये ठीक है। ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। कुछ पुस्तकों में गलत दिया हुआ है कि केस सेंसिटिव होता है। ईमेल आईडी यूनिक नहीं होती है, नहीं, ये हर एक की अलग होती है। ईमेल आईडी के पहले अक्षर के रूप में हाइफ़न ये तो गलत है, हाइफ़न का नहीं इस्तेमाल होता है। ईमेल एड्रेस में अक्षरों के बीच स्पेस नहीं दिया जाता है, ये भी गलत है। ए पार्ट सही है। अब आ जाओ यहाँ पे, डीप लर्निंग में या ट्रांसफर लर्निंग का एक तरीका है, जिसमें पूर्व प्रशिक्षित न्यूरल नेटवर्क मॉडल के मापदंडों को नए डेटा पर प्रशिक्षित किया जाता है। ये क्या है? अर्थात इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फाइन ट्यूनिंग। याद रखिएगा, इसे फाइन ट्यूनिंग कहा जाता है। दरअसल ये फाइन ट्यूनिंग होता क्या है? वास्तव में मशीन लर्निंग में एक पूर्व प्रशिक्षित ये मॉडल होता है, जिसे कहते हैं फाइन ट्यूनिंग, ठीक? और आम तौर पर इसे ट्रांसफर लर्निंग की व्यापक तकनीक के एक उपसमूह के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 94 में आओ, 94 में। इसमें कह रहा है कि टेलनेट का उद्देश्य क्या है? टेलनेट, ये तो आपने पढ़ा होगा, कंप्यूटर बैच में मैंने पढ़ाया भी है। टेलनेट क्या होता है? इंटरनेट से जुड़े रिमोट कंप्यूटर पर लॉग ऑन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही है। आगे क्या कह रहा है? इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को कॉल प्राप्त करने के लिए सुसज्जित किसी भी पीसी से इंटरनेट पर बात करने की इजाज़त देने के लिए, आम हितों के विषयों पर चर्चा करने के लिए, लोगों के लिए एक मंच प्रदान करता है। दुनिया भर के लोगों को वास्तविक समय में संवाद करने की अनुमति देता है। ए पार्ट इसका सही है। ठीक, टेलनेट, रिमोट लॉग ऑन। आगे देखो 95 निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? जीएसएम
मोबाइल डेटा और वॉइस दोनों के संचरण यानी ट्रांसमिशन का समर्थन करता है, बिल्कुल ठीक है। सीडीएमए मोबाइल में ग्राहक की जानकारी हेडसेट या फ़ोन में संग्रहित की जाती है, बिल्कुल ठीक है। दोनों कथन आपके सही हो जाएँगे। अब आ जाओ 96 में, 96 में, कह रहा है सही सुमेलित करो आर्ची, एक टूल प्रोग्राम जो इंटरनेट पर विशिष्ट जानकारी को खोजने में मदद करता है, ठीक है। नेट एडिक्ट क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो इंटरनेट पर सर्फिंग में बहुत अधिक समय बिताता है, ये भी ठीक है। गोफर क्या होता है? एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से ईमेल संदेशों को सर्वर से प्राप्त किया जाता है, ये गलत हो जाएगा। गोफर क्या है? गोफर वास्तव में एक ऐसा तरीका होता है जिसके द्वारा अ, जिसके द्वारा आम तौर पर इंटरनेट पर कंप्यूटरों से टेक्स्ट फाइल को खोजा जाता है और साथ ही साथ प्राप्त किया जाता है, उसे कहते हैं गोफर। ये गलत है। ये जो स्टेटमेंट दिया है, ये गलत है। रिच टेक्स्ट क्या होता है? टेक्स्ट विद नो फॉर्मेटिंग, ये गलत है। रिच टेक्स्ट का मतलब होता है टेक्स्ट विद फॉर्मेटिंग, ठीक है? चौथा भी गलत हो जाएगा। तो केवल और केवल 1 और 2। अब आ जाओ 97 में। इसमें क्या कह रहा है? टेंसर फ्लो में सेशन क्या होता है? टेंसर फ्लो, आपने टेंसर फ्लो के बारे में पढ़ा होगा। दरअसल इसे गूगल ने विकसित किया था और गूगल के द्वारा विकसित यह ओपन सोर्स मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है। तो इसमें सेशन क्या होता है? ये पूछ रहा है आपसे। देखो, एक कंप्यूटेशन ग्राफ जो न्यूरल नेटवर्क का प्रतिनिधित्व करता है। एक न्यूरल नेटवर्क की संरचना को देखने का उपकरण है। साथ ही साथ टेंसर फ्लो में कंप्यूटेशन ग्राफ को मूल्यांकन करने का एक तरीका है, ये सही है। टेंसर फ्लो में कंप्यूटेशन अ, ग्राफ को मूल्यांकन करने का एक तरीका होता है या फिर टेंसर फ्लो में संगणना ग्राफ को डीबग करने का एक तरीका, सी पार्ट सही है। 98 देखो, इसमें कौन-सा आईबीएम द्वारा आईबीएम मतलब इंटरनेशनल बिज़नेस मशीन के द्वारा प्रदान किया गया आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्लेटफ़ॉर्म है। ये है वाटसन आईओटी, ठीक है? इसे कहते हैं आईबीएम वाटसन आईओटी और ये आईओटी प्लेटफ़ॉर्म्स आपसे पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। 99 देखो, कह रहा है सुपरवाइज़्ड मशीन लर्निंग के संबंध में सही कथनों की पहचान करो। यह लेबल रहित सुपरवाइज़्ड है? लेबल रहित डेटा का उपयोग करता है? नहीं, ये लेबल्ड डेटा का उपयोग करता है, पहला गलत हो जाएगा। ये जटिल होता है, क्योंकि मॉडल को बिना किसी मार्गदर्शन से के ढूँढना पड़ता है? नहीं, बिना किसी मार्गदर्शन नहीं, इसमें मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है, ये भी गलत है। एसोसिएशन इसका प्रमुख कारण है। तो जो सुपरवाइज़्ड मशीन लर्निंग है, उसके 2 प्रकार हैं, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें ई पार्ट सही होगा। दरअसल सुपरवाइज़्ड मशीन लर्निंग के 2 प्रकार हैं, कौन-कौन से? एक मैंने आपको क्लासिफ़िकेशन बताया था, क्लासिफ़िकेशन और दूसरा मैंने बताया था रिग्रेशन, ठीक है? ये दोनों याद रखो। नेक्स्ट देखो 100 कह रहा है जीआरयू में गेट्स की संख्या कितनी होती है? गेट्स 2 कौन-कौन से? एक होता है अपडेट गेट और दूसरा कौन-सा होता है? इसे कहते हैं रिक्वेस्ट गेट सॉरी रिक्वेस्ट नहीं रीसेट गेट याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 100 यानी कि 100 पूरे हो गए, ठीक है? 100 क्वेश्चन्स आपके पूरे हैं मॉक 2 के। मॉक 3 में आपको आज ही इसको अपलोड कर दिया जाएगा, मॉक 3। तो आप इसको अटेम्प्ट करिए और आपका स्कोर क्या रहता है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। इसकी पीडीएफ के लिए अ, नेक्स्ट 24 आवर्स में चूँकि पीडीएफ जो कुछ मैं लिख रहा हूँ, उसको भी टाइप कराना है, तो उसमें समय लगता है थोड़ा-सा, तो थोड़ा-सा वेट कर लो। 1 या 2 दिनों में आपको पीडीएफ डाल दी जाएँगी, ठीक है? धन्यवाद।